कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र 21 मार्च को इसका वार्षिक पेपर है। उसके लिए हम 1 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं, लेकिन 1 चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक के चैप्टर वाइज वीडियो बने हुए हैं। आप उन्हें देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ 1 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो चलिए इसमें चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 व N2O5 रासायनिक संयोग के किस नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का संयोग होता है सबके साथ, इसके भार के अनुपात में होता है। जैसे यहाँ पर इसका भार कितना है 16, 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी कितना हो गया 16। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 चौको 64 हो गया। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 16 पंचे 80 हो गया। यदि हम इन सभी में 16 का भाग कर देंगे तो जो अनुपात होगा ये 1, इसका अनुपात 1 बनेगा, इसका अनुपात 1 बनेगा। ये 16 त्रिक 48, ये 3 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा और यहाँ 5 बनेगा। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है वह भार के सरल अनुपात में होता है। इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये गुणित अनुपात हो गया। दूसरा है, 1 मोलल विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित होता है। तो ये 1000 ग्राम विलायक में, क्योंकि जो मोललता की परिभाषा है उसमें आप पढ़े होंगे कि 1000 विलायक में मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि इनके अंतर पर निर्भर करती है। तो ये विलेयता के अंतर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, यदि सामान्य ताप और दाब पर 2 समान आयतन के पात्र में 2 गैसें रखी हैं तो उनमें अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। एवोगैड्रो का नियम होता है। अगला इसको समझना ही इम्पॉर्टेंट है। 3.4 ग्राम H2O2 के विघटन से NTP पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, सामान्य ताप और दाब पर O2 का निम्न आयतन प्राप्त होता है। तो हम इसके लिए देखते हैं। वैसे एक अणु का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। 1 मोल अणु का ये कितना होता है 22.4 लीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो इसका भार है इसमें मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये 3.4 हो गया। ये 3.4 ये वाला लिख दिए जो इसका भार दिया है। फिर इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसका आणविक द्रव्यमान हो गया 2। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा ये 34। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 34 ग्राम। इस तरह से अब हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और इसका दशमलव हटा देंगे। ये 22.4 हुआ और गुणे इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 34 और बटे क्या हो जाएगा 340। अब यदि आप इससे और इसको काटोगे तो बटे में क्या बचेगा 10, और जब 10 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.24। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जब इसका विघटन होगा H2O2 का, तो यहाँ पर H2O2 के विघटन के साथ 2 अणु बनेंगे। किसके किसके, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर क्या बनेगा H2 और साथ में क्या बनेगा प्लस O2। तो ये जो आयतन है ये दोनों का मिला करके है, दोनों अणुओं का मिला करके। तो यदि हम ऑक्सीजन का करेंगे तो इसका आयतन आधा हो जाएगा, मतलब ये दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आधा। तो यदि भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.12। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये 1.12 लीटर होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कोई भी तत्व जो होता है उदासीन होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 प्रोटॉन। अब जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। फिर है, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है। तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इसलिए यहाँ प्रोटॉन हो जाएगा। अगला है, रदरफोर्ड के प्रयोग में
किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी? तो इस स्वर्ण धातु पर या सोने पर की गई थी। फिर देखते हैं एक परमाणु के लिए n बराबर 3 L बराबर 2 हो तो m के मान कितने होंगे? तो m का जो मान होता है L के मान पर निर्भर करता है। ये +2 से -2 तक होते हैं, तो यहाँ पर यही चालू करेंगे -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से हमको क्रम से इसको लिखना है। तो ये -2 से कहाँ तक रहेंगे? +2 तक इसके मान रहेंगे। अगला प्रश्न है क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर ये ऋणावेश लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया है। तो साधारण क्लोरीन में जो होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या कर सकता है। तो एक परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ये केवल हाइड्रोजन आयन वाले परमाणुओं के लिए सत्य है या हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य होता है। तो ये केवल एक परमाणु आयन का स्पेक्ट्रम में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसकी व्याख्या कर सकता है बोर का मॉडल। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है? तो आवर्त से मुख्य क्वांटम संख्या पता चलती है। यदि 5वां आवर्त है इसका मतलब उसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 5 है। फिर है अगला है ऐसा कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर जो है नाभिकीय द्रव्यमान है वो संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है। नाभिकीय आवेश भी प्रभावित करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रभावित करेगी, मुख्य क्वांटम संख्या भी प्रभावित करेगी, लेकिन नाभिकीय द्रव्यमान उसको प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- Na+ का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होती है, लेकिन F- है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। नियान में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो यहाँ भी क्या बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उनको क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें जो आकार को प्रभावित करता है वो क्या करता है? नाभिकीय आवेश। जिसका जितना नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आकार उसका उतना ही छोटा होगा, यदि मुख्य क्वांटम संख्या वही है तो। इसके बाद अगला है इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी है? तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा? तो ये Al+3 का, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है इसलिए इसका आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। नाभिकीय आवेश का भी मान बढ़ जाता है। अगला है समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध बनता है? तो ये सहसंयोजक बंध बनता है, साझेदारी वाला बंध बनता है। अगला है अमोनिया में संकरण है, तो अमोनिया में sp3 संकरण पाया जाता है। अगला है जल का उच्च क्वथनांक निम्न कारण से होता है। तो जल के अणुओं का कम वियोजित होना, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनना, जल में विशिष्ट ऊष्मा, जल का उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। तो ये जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है इसलिए उसका क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। अलग से भी पूछ देता है कि इसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो आपको आंसर ऐसी तरह से लिख देना जल के अणु के मध्य H बंध माने हाइड्रोजन बंध बनता है। फिर अगला है किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो यहाँ पर ये CO2 जो होता है एक रैखिक अणु है, इसका जो संरचना होती है इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी ये डबल बॉन्ड O रहता है, तो ये रैखिक संरचना होती है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अगला है निम्न में से किस यौगिक में sp संकृत कक्षकों का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर sp संकृत जो है BeCl2 में इसमें हुआ है। अगला है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु निम्नलिखित संकरण का परिणाम है। तो ये sp3d संकरण होता है इसमें। फिर है H बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है ये H2O में, और उसकी पहचान है यदि किसी तत्व के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व हो तो उसके साथ और हाइड्रोजन हो तो उनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अगला है ऊष्मागतिकी अवस्था फलन एक राशि है, तो यह वह राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम ऊष्मागतिकी का अवस्था फलन कहते हैं। अगला एक प्रक्रम के रुद्धेश परिस्थितियों में होने के लिए,
तो रुद्धोष्म के लिए क्या होता है, जो ऊष्मा परिवर्तन है वो शून्य होना चाहिए। तो ऊष्मा को क्यू से लिखते हैं, तो ये क्यू में परिवर्तन बराबर क्या हो, शून्य हो। अगला है सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है, तो उनकी संदर्भ अवस्था में शून्य होती है। अगला है किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि परिवेश के साथ विनिमय करता है। तो बंद तंत्र वह है जो द्रव्य का नहीं केवल ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, द्रव्य का विनिमय नहीं करता, ऊर्जा का विनिमय करता है, उसे बंद तंत्र कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। तो जो दहन एंथैल्पी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। फिर अगला है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। तो यहाँ डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू है, यहाँ यू भी लिख सकते हैं डेल्टा ई की जगह। आंतरिक ऊर्जा है, ये क्यू ऊष्मा है, ये कार्य है। इसके बाद अगला है यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या समान हो तो ये एंथैल्पी का मान और आंतरिक ऊर्जा का मान बराबर होता है। फिर अगला हेस का नियम संबंधित है। तो हेस का नियम अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है। फिर है अभिक्रिया CO2 गैस, H2 गैस, CO गैस, H2O गैस, डेल्टा H बराबर 80 किलो जूल में उत्पन्न ऊष्मा को, इससे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है उदासीनीकरण ऊष्मा का मान किस अभिक्रिया के लिए सबसे कम होता है। तो यहाँ पर उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ये एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए कम होता है, क्योंकि इसमें ये दुर्बल अम्ल होता है और ये दुर्बल क्षार होता है, तो ऊष्मा भी इसमें कम उत्पन्न होगी। इसके बाद अगला देख लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया C6H6 बेंजीन है, 6O2 ऑक्सीजन है, 3H2O और 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। तो इसके एंथैल्पी का मान -3264 किलो जूल प्रति मोल है। तो 3.9 ग्राम बेंजीन को वायु में जलाने से उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम अणु निकालते हैं कि कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये दिया गया भार कितना है, 3.9। तो यहाँ पर हम ये जो भार दिया है उसको लिख दिए। फिर इसका हम जो है आणविक भार लिखेंगे। तो कार्बन का आणविक भार होता है 12, यहाँ 6 कार्बन है तो 12 छंग 78, ये कार्बन का हो गया। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 12 छंग 72 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 6, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 6 है, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78। इस तरह ये बेंजीन का अणुभार हो गया 78। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है ये होती है 3264। तो ये ऊर्जा लिख लिए। अब इसको भाग करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 39 से इसको भाग कर देंगे तो ये 20 इस तरह से कट जाएगा। अब हम इसमें यदि भाग करेंगे 2 का तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, ये और ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 163.23 इस तरह से इसकी ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हल करना है। अगला प्रश्न है अमोनिया संश्लेषण की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया गैस किस अवस्था में अधिक होगी। तो जब ताप का मान निम्न होगा और दाब उच्च होगा तो यहाँ पर संश्लेषण की अभिक्रिया अधिक होगी। अगला है साम्य में स्थित किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया का क्या होगा जब दाब स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस मिला दी जाए। तो साम्य स्थिति में यदि उत्क्रमणी अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निष्क्रिय गैस मिलाने पर वो क्रिया ही नहीं करेगी, तो ये क्रिया क्या रहेगी, अप्रभावित रहेगी। फिर साम्य पर उत्क्रमणी अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जब साम्य स्थिति होती है और उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है तो मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान उच्चतम होगा। तो जो क्षार होते हैं, प्रबल क्षार, उनके पीएच मान उच्च होते हैं। इनमें से सोडियम कार्बोनेट जो होता है प्रबल क्षार होता है, इसलिए यहाँ पर जो पीएच का मान है इसके लिए अधिक होगा। अगला है 10⁻⁸ मोलर HCl का पीएच का मान कितना होगा। तो इसके पीएच का मान 6 और 7 के बीच होगा।
अगला प्रश्न है एल्युमिनियम क्लोराइड है तो ये लुईस क्षार होता है। धातुएं जो डैनियल सेल में प्रयुक्त की जाती हैं वो जिंक और कॉपर होती हैं। फिर है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो ये कहाँ पर होगा? एनोड पर होगा। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? गैल्वेनिक सेल परिवर्तित करता है तो जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो K का पहले ऑक्सीकरण देख लेते हैं। K की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। मैग्नीज का हमको पता नहीं इसलिए वहाँ पर हम X लिख दिए हैं। फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और इसका जो संयोजकता है ऑक्सीकरण क्या होता है, -2, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अभी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये x का x उतार देंगे और ये हो जाएगा -8 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये x में से ये 8 में से 1 चला जाएगा तो x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से यदि आप पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 हो जाएगी। इसी तरह से निकिल कार्बोनिल में ऑक्सीकरण की संख्या पूछते हैं तो यहाँ पर ये इसमें कोई आवेश नहीं होता कार्बोनिल में, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है ये हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? नाम से आपको मतलब नहीं है, निकाल देते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये K4 दिया है तो पोटेशियम की होती है +1, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 पोटेशियम तो 4 हो गए। फिर यहाँ आयरन की है तो इसको आयरन को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ये साइनाइड की है तो साइनाइड में -1 रहता है तो 6 साइनाइड हैं तो ये हो जाएगा क्या, -6 बराबर इसका कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर 4 + x और -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 6 में 4 जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 बराबर कितना हो गया, 0। अब इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। अगला है किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है? तो यहाँ पर देखते हैं ये कितने क्लोरीन है, 2, तो हमको नहीं पता है तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं। क्लोरीन का x, 2 क्लोरीन है इसलिए 2x लिख दिए हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है तो -2 बराबर कितना हो गया, 0। अब -2 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो गया। तो इस वाले में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +1 होगी। फिर अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड में C की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पर कार्बन का मान लेते हैं कि x है और क्लोरीन का -1 होता है, 4 क्लोरीन होते हैं तो -4 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस -4 को पक्षांतर करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ये होती है। ऑक्सीकारक पदार्थ होता है तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। फिर इलेक्ट्राइन का सामान्य सूत्र है तो ये CnH2n-2 होता है। फिर अगला है कार्बनिक यौगिक मुख्य स्रोत, कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत हैं तो ये कोल टार और पेट्रोलियम होते हैं, अर्थात ये दोनों हो गया। फिर अगला प्रश्न है अल्कोहल का सामान्य सूत्र है तो ये सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। फिर किरेल अणु उनको कहते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, उन्हें किरेल अणु कहा जाता है। एक पदार्थ का एक से अधिक ठोस रूपांतरों में अस्तित्व रखना खाली स्थान जाना जाता है तो बहुरूपता जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है Cl, CH2, CH2, COH की संरचना वाले यौगिक का नाम है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी संख्या करें तो ये 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर समूह जुड़ा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 2 हो गया और 3 हो गया। तो 3 में क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो ये क्लोरो हो गया। और ये अम्ल है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, 3 वाले को प्रोपेनोइक बोलते हैं तो इस तरह से इसका नामकरण ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आइसोब्यूटिल क्लोराइड का संरचना सूत्र है। तो यहाँ पर ये है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, ये ब्यूटिल हो गया और ये क्लोरीन अलग से नीचे जुड़ेगा, शाखित हो जाएगा, इसलिए इसमें लगता है आइसो, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड यही हो गया।
इसके बाद है ये CnH2n सामान्य सूत्र है, तो ये एल्कीन्स का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा यह गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है, और इसमें यदि हम H2O की अभिक्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर जो पदार्थ बनता है वो बनता है C2H2, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो इसमें क्या बनता है, एसिटिलीन। फिर यहाँ पर बेयर अभिकर्मक है, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, तो ये सूत्र हो जाएगा। फिर अगला है ये Cl3CCH2CHO सूत्र वाले यौगिक का IUPAC नाम है, तो यदि हम इसकी संरचना बनाना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर ये Cl हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो गया, Cl हो गया। तो ये CCl हो गया, फिर इसके आगे क्या जुड़ा है, CH2, फिर क्या हो जाएगा, CHO। तो इस तरह से यदि नंबर करेंगे कार्बन संख्या का तो 1, और ये हो गया 3। तो 3 में क्लोरो जुड़े हैं, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, तो 3 वालों को क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। तो यहाँ पर 3 लिखा है क्योंकि इसकी स्थिति तीनों में एक जैसे 3 पर ही जुड़े हैं, तो ट्राई क्लोरो हो गया। फिर एल्डिहाइड को एल्केनल बोलते हैं, माने इसका जो IUPAC नाम होता है वो एल्केनल होता है। तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस तरह इसका नाम हो गया 3,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनल। इसके बाद है त्रिविम समावयवी भिन्न होते हैं, तो ये भिन्न होते हैं विन्यास में। अगला प्रश्न है नाइट्रोएथेन निम्न में से एक प्रकार की समावयता है, तो ये चलावयता होती है। इसके जो क्रियात्मक समूह हैं उनके तत्व आपस में बदलते रहते हैं। आगे अभी 2 अंकों के प्रश्नों में समझेंगे चलावयता को। फिर है मेथेन में HCH बंध कोण होता है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकी होती है, और इसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। अगला है एथीन में 5 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। कैसे इसकी संख्या ज्ञात करते हैं, समझिए। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये सिग्मा बंध वाला है, ये भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये भी सिग्मा बंध वाला है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ये भी सिग्मा बंध वाला है, ये भी सिग्मा बंध वाला है। और ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो इसमें एक सिग्मा बनता है डबल बॉन्ड में, और एक क्या बनता है, पाई बंध बनता है। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बंध हो गया और 1 पाई बंध हो गया। फिर इसमें किसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक है, तो यहाँ पर एसिटिलीन की क्रियाशीलता सर्वाधिक है, क्योंकि ये असंतृप्त होता है, इसमें डबल बंध पाया जाता है। इसमें 2 कार्बन ऐसे मान लीजिए, कार्बन कार्बन जो होते हैं 3 बंधों से जुड़े होते हैं C, और यहाँ पर होता है H, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये भी H होता है। तो इन बंधों की उपस्थिति के कारण इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करता है। कैसे, जैसे मैं ये बना लिया हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूट इन की संरचना है। यहाँ से गिनती कर देते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 में डबल बॉन्ड है, तो यदि हम इसको इधर से भी देखें तो एक जैसे दिखेगा, और इधर से भी देखेंगे तो एक जैसे दिखेगा, माने इनकी ज्यामिति एक जैसे, इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे, ज्यामितीय समवयता कहते हैं। अगला है बेंजीन में कार्बन द्वारा उपयोग में लाई गई प्रसंकृत ऑर्बिटल कक्षक होती है, तो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसमें जो संकृत कक्षक होते हैं वो sp2 वाले होते हैं। अगला प्रश्न है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH के CC बंध एक आबंध के कार्बन परमाणुओं का संकरण है। तो ये जो कार्बन परमाणु है 3 बंधों से जुड़ा हुआ है, और 3 बंधों का संकरण जो होता है वो sp होता है। फिर यहाँ ये जो कार्बन परमाणु है वो 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, इसलिए संकरण sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन कार्बन के साथ जो संकरण है ये पूछा जा रहा है CC के बीच। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर ये कार्बन 3 बंध से, इसलिए sp संकरण, और ये कार्बन 2 बंधों से जुड़ा है, इसलिए ये sp2 संकरण होता है। तो कार्बन कार्बन का संकरण इस तरह से होगा।
तो ये क्वेश्चन था ब्यूट 1 इन सिग्मा बंध में सिग्मा बंधों की संख्या है। तो चलिए देखते हैं सिग्मा बंध कैसे। तो सबसे पहले ब्यूट 1 इन की संरचना देख लेते। तो 1 2 3 4 ये कार्बन रखे हैं और 1 इन है, तो एक कार्बन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें सिग्मा बंधों की संख्या गिनते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा हो गया, ये 2 सिग्मा हो गया, ये 3 सिग्मा हो गया, ये 4 सिग्मा हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और एक बनता है डबल बॉन्ड के साथ। तो ये हो गया 11 सिग्मा बंध। और साथ में यदि पाई भी पूछता तो एक पाई बंध बनता है। तो डबल बॉन्ड में पाई और सिग्मा दोनों बनते हैं। अब अगला प्रश्न है, एथिलीन में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य विद्यमान द्विअबंध में होता है। तो यहाँ पर ये एथिलीन का सूत्र बना हुआ है, CH2 और CH2 होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कौन कौन से बंध बनते हैं इसकी बात हो रही है। तो ये डबल बॉन्ड में कार्बन के साथ एक सिग्मा बनता है और एक क्या बनता है, पाई। बाकी हम इधर को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये द्विअबंध के बारे भर में पूछता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एथिलीन और एसिटिलीन में विभेद करता है। तो ये अमोनिया में ये CO2 और Cl2 ये जो है दोनों में विभेद करते हैं, एथिलीन और एसिटिलीन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईंधन का अपस्फोटक गुण बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अपस्फोटक गुण का मतलब ये होता है, ईंधन जब जले और आवाज़ न करे उसके लिए हम क्या करते हैं। तो ईंधन में टेल मिलाते हैं, माने टेट्रा एथिलेट मिलाने पर उसमें अपस्फोटक गुण की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ईंधन जलता है तो आवाज़ नहीं करता है। अगला है, मेथेन बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेथेन बनाने के लिए एल्किल हैलाइड का अपचयन, इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के अपचयन को इस तरह से समझ सकते हैं, ये RX जो लिखा है ये एल्किल हैलाइड है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया हाइड्रोजन का जुड़ना है। तो यहाँ पर ये H जो है X को विस्थापित कर देता है, खुद जुड़ जाता है, और X एक H इसके साथ जुड़ जाता है, तो इस तरह से HX बन जाता है। तो ये जो बना है ये क्या बना है, मेथेन बन गया है। इस तरह से मेथेन बनाने के लिए हम इसकी क्रिया का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप R की जगह CH3Cl ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक H मिलेगा तो CH4 बन जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। फिर है, जब एसिटिलीन HCl की उपस्थिति में HgCl2 से अभिक्रिया करता है तो बनता है, तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। फिर है, प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो ये क्षारी केमेनोफोर या बेयर अभिकर्मक होता है जो प्रोपीन और प्रोपाइन में विभेद करता है। फिर है क्वेश्चन, क्रियाशीलता बढ़ाने वाले समूह होते हैं। तो ये बेंजीन समूह में आर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन वुर्ज अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। तो वुर्ज अभिक्रिया से ये CH4 मेथेन प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है, निम्न में प्रति एरोमेटिक है। तो ये है साइक्लोपेंटाडाइनील धनायन। तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न अलग समाप्त होते हैं। अब हम जो है रिक्त स्थानों और एक वाक्य के सत्य असत्य के लिए अलग से वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।